मधु और प्रेमचंद्र दोनों बहुत मेहनती थे। उनका जलेबियों का ठेला था और वो दोनों जलेबियां बना बना कर बेचा करते थे। प्रेमचंद्र जी लाइए, अब जलेबियों को कपड़े से कढ़ाई में निकालती हूँ और तलती हूँ। आप इन्हें फटाफट चाशनी से निकाल दीजिए गर्म होने के बाद। हाँ मधु, प्रेमचंद्र भाई हमें 10 डिब्बे जलेबी के दे दो और 5 डिब्बे इमरती के। मुझे भी 2 डिब्बे दही जलेबी। सुना है पूरे गांव में सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट जलेबियां यहीं तुम्हारे पास मिलती हैं, तो सोचा चख लूं। हाँ अंकल आंटी, मुझे ना आपके ठेले पर मौजूद सभी जलेबियों के फ्लेवर्स के एक एक सेपरेट डिब्बे दे देना। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। आपकी सारी जलेबियों को चख कर मैं आपके ठेले का फूड रिव्यू लिखूंगा और आपका ठेला ऑनलाइन भी फेमस हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। धन्यवाद बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए सभी डिब्बे बांध देती हूँ, बस थोड़ा सा रुको। इस तरह प्रेमचंद्र और मधु की जलेबियां पूरे गांव में मशहूर थी। गांव ही नहीं, दूर शहरों से भी लोग उनकी जलेबियां खाने आते थे। उनकी खूब तरक्की हो रही थी। उसी गांव में प्रेमचंद्र का बड़ा भाई मनोहर और उसकी बीवी बेला भी रहते थे और उनकी भी अपनी एक मिठाई की दुकान थी। लेकिन प्रेमचंद्र और मधु के मुकाबले मनोहर और बेला की दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। इसी वजह से मनोहर और बेला को प्रेमचंद्र और मधु की तरक्की से जलन होती थी। मेरी दुकान पर एक कुत्ता तक अपनी दुम हिलाते हुए नहीं आता और मेरे छोटे भाई उस बेवकूफ प्रेमचंद के जलेबी के ठेले पे ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती है, वो भी हर समय। बड़े भाई के मुकाबले छोटा भाई ही तीर मार रहा है। मनोहर जी, आपसे ये सब कैसे देखा जा रहा है? मुझे वही समझ नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो दोनों मियाँ बीबी मधु और प्रेमचंद्र की खुशियाँ जलकर राख हो जाएं? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम बेला। अब तो हम उन दोनों को पूरी तरह बर्बाद करके ही दम लेंगे। मनोहर और बेला दोनों प्रेमचंद्र और मधु के घर के पास जाकर उनके घर के चारों तरफ केरोसिन डाल देते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उनका पूरा घर जलने लगता है। उसके बाद मनोहर और बेला वहां से चले जाते हैं। तभी प्रेमचंद्र और मधु वहां आते हैं और अपने घर को जलता देख हैरान रह जाते हैं। उन्हें यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे घर को? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। प्रेमचंद्र जी। नहीं, हमारा घर, अब हम क्या करेंगे? बड़ी मेहनत से दिन रात मेहनत कर करके पैसा इकट्ठे किए थे, तब जाके बनवाया था ये घर। घर के अंदर तो पैसे और जलेबियां बनाने का सारा सामान भी रखा था। हे भगवान, सब धू धू करके राख हो गया। हम तो बुरी तरह बर्बाद हो गए रे। दोनों रोते हुए यहाँ से वहाँ भटकने लगते हैं। उनके पास एक छोटा डिब्बा होता है जिसमें एक ही जलेबी होती है। तभी वे एक जगह रुकते हैं और प्रेमचंद्र कहता है, मधु, रात बहुत हो गई है, कहाँ जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा घर तो जलकर राख हो गया। हमारे सिर पर अब कोई छत नहीं है। अब हम यहाँ से और कहाँ जाएंगे? एक काम करो, इस डिब्बे में जो जलेबी है उसे तुम खा लो। दोपहर से तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। पर दोपहर से तो आपने भी कुछ नहीं खाया है, आपको भी तो भूख लगी होगी, और एक जलेबी में क्या होगा? तभी प्रेमचंद्र की नजर पास में लगे पेड़ पर पड़ती है जिस पर फल लगे हुए थे। मधु, देखो इस पेड़ पर फल लगे हैं। मैं इन फलों को तोड़ता हूँ। इन फलों से हमारी भूख मिट जाएगी। नहीं नहीं, इतनी रात को पेड़ों को परेशान नहीं करना चाहिए। अंधेरे में वो सब सो जाते हैं। हम इस जलेबी के 2 टुकड़े करते हैं और खा लेते हैं। मैं अकेली नहीं खाऊंगी, आपको भी मेरे साथ खाना होगा। लेकिन मधु, मैंने कह दिया ना आपसे, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है।
प्रेमचंद्र और मधु उस जलेबी को खाने जा ही रहे थे कि तभी वहाँ एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है और वह उन दोनों से कहता है, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे ये जलेबी खाने को दे दो। कहते हैं मीठा खाने से भूख खत्म हो जाती है। ये जलेबी मुझे दे दो, तुम दोनों को भगवान हमेशा खुश रखेगा। प्रेमचंद्र और मधु बिना सोचे उस बूढ़े आदमी को जलेबी दे देते हैं और वो बूढ़ा आदमी जलेबी खा लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम किस चिंता में हो, मैं वो सब जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। मैं बस तुम्हारे साहस और दयालुता की परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम दोनों सफल हुए। तभी उस बूढ़े आदमी के हाथों में जादू से एक छोटा पौधा प्रकट होता है। यह देख प्रेमचंद्र और मधु हैरान रह जाते हैं। बूढ़ा आदमी वह पौधा उन दोनों को देते हुए कहता है, बेटा, बेटी, ये लो, ये एक जादुई पौधा है, इसे जाकर अपने आंगन में लगाओ और देखना जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। बाबा, आप हमारी मदद करने आए, आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बाबा, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। प्रेमचंद्र और मधु उस पौधे को लाकर अपने घर के आंगन में लगाते हैं। तभी देखते ही देखते अचानक वह पौधा एक बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है और उस पर बहुत सारी जलेबियां आ जाती हैं। यह देख प्रेमचंद्र और मधु दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं और फिर वो दोनों अपना जलेबी का ठेला फिर से लगाना शुरू कर देते हैं। ये क्या, इसका घर बर्बाद होने के बाद भी ये जलेबी बेच रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद मनोहर और बेला प्रेमचंद्र और मधु का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो दोनों अपने घर पर लगे जादुई जलेबी के पेड़ से जलेबियां तोड़ते हैं और उन्हें बेचते हैं। यह देख बेला और मनोहर के मन में भी लालच आ जाता है। सुनिए जी, टोकरी उठाइए और आगे चलिए। अब से हम भी रोजाना चुपके से इनके जादुई जलेबी के पेड़ों से जलेबियां तोड़ेंगे और बेचेंगे। इससे हमारा बहुत मुनाफा होगा। हाँ बेला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब से हम ऐसा ही करेंगे। मनोहर और बेला दोनों जादुई जलेबी के पेड़ के पास जाते हैं और जलेबी तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी जादुई जलेबी का पेड़ क्रोधित हो जाता है और उन दोनों को पेड़ बना देता है। इससे उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। उधमपुर गांव में बलवंत नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। वो पूरी मेहनत और लगन से टमाटर की खेती करता और उन्हें बाजार में बेचने जाता। वो अपनी बीवी राजश्री और छोटे बेटे दक्ष के साथ रहता था। बाजार में रेहड़ी लगाकर बलवंत अपने टमाटर बेचा करता। आइए आइए, ताजा ताजा लाल लाल टमाटर लीजिए, स्वाद और दाम दोनों में एकदम जबरदस्त और फर्स्ट क्लास। आइए आइए, टमाटर लीजिए, बलवंत टमाटर वाला, बलवंत टमाटर वाला। आइए आइए, ताजे रसीले टमाटर लीजिए। अरे वाह, ये तो वाकई में बढ़िया टमाटर लग रहे हैं। आहा, वाह भाई वाह। बलवंत भाई, मुझे ये 4 किलो टमाटर दे दो। और मुझे 2 किलो। जी जी, अभी देता हूँ। बलवंत के टमाटर खरीदने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती। पूरे बाजार में सभी को सिर्फ और सिर्फ बलवंत के टमाटर ही पसंद आते, क्योंकि बलवंत इतनी अच्छाई से और ईमानदारी से उनकी खेती करता और उन्हें उगाता। बलवंत दिन में बहुत सारी कमाई कर लेता और इससे उसकी बीवी राजश्री भी बहुत खुश होती। अरे वाह, इतने सारे पैसे, चलो अच्छा है। हे लक्ष्मी मैया, ऐसी ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। पापा, आप इतनी अच्छी खेती करते हो, इसीलिए इतने बेस्ट टमाटर उगते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे पिताजी का भी यही सपना था कि मैं उनके टमाटर का कारोबार आगे ले जाऊं और बेस्ट क्वालिटी के टमाटर बेचूं।
बलवंत के टमाटर की वजह से सारे ग्राहक बस उसी से टमाटर खरीदते, जिसके कारण बाजार में मौजूद अन्य टमाटर वालों के यहाँ कोई ग्राहक तो दूर, मक्खियाँ तक मंडराने नहीं आती। और ऐसे ही बलवंत की बढ़ती सफलता को देखकर उन टमाटर वालों को उससे बहुत जलन होती है। उनमें से 2 टमाटर वाले प्रमोद और लालू दोनों भी आपस में बातें करते हैं। ओए लालू, इस कमीने बलवंत का तो कुछ करना होगा, वरना तो अब इसकी वजह से हमारे खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमें आगे ये गांव छोड़कर जाना पड़ जाए। हाँ यार प्रमोद, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन इसके टमाटर पर तो ग्रहण लगा कर ही रहेंगे। लेकिन कैसे? मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। लालू प्रमोद को पूरा प्लान बताता है और फिर मुस्कुराते हुए प्रमोद सिर हिलाते हुए सहमति देता है। दोनों क्रूर आदमी रात में लालटेन और रॉकेट के डब्बे लेकर बलवंत के खेत में जाते हैं और चारों तरफ रॉकेट फैलाकर वो वहां आग लगा देते हैं और चालाकी से वहां से दुम दबाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पूरा टमाटर का खेत धू धू कर जल जाता है। अगली सुबह जब बलवंत अपने खेत को राख हुए देखता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे खेती को? मेरे टमाटर, अब तो ये खेती बंजर हो गई है। अरे नहीं। जी संभालिए अपने आप को। देखो ना राजश्री, पता नहीं किस मूर्ख पापी ने ये सब किया है। मेरी दिन रात की खून पसीने की मेहनत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? बलवंत पूरी तरह टूट चुका था। वो बहुत चिंताग्रस्त हो गया था। वहीं बाजार में बलवंत ना दिखने पर ग्राहकों ने ना चाहते हुए भी प्रमोद और लालू के टमाटर खरीदने पड़ते हैं। देखा प्रमोद, कहा था ना मैंने, मेरा प्लान कामयाब होकर ही रहेगा। देखो देखो, बेमन ही सही, लेकिन सारे ग्राहक हमारे पास ही टमाटर लेने आ रहे हैं अब। हा 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 हा। हाँ यार लालू, तू तो एकदम चतुर निकला। मुझे तो तू लल्लू चपड़गंजू लगता था। हा 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 हा। बेचारा बलवंत, उसके तो अभी खाने के भी लाले पड़ गए होंगे। अब थोड़े दिन बाद सड़क पे भी आ जाएगा वो। हा 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 हा। लालू और प्रमोद को बलवंत की बर्बादी से बहुत खुशी होती है। बलवंत एक दिन एक नदी के किनारे पर पत्थर पर बैठा था। वो काफ़ी चिंतित और हताश हो चुका था और अपने सिर पर हाथ रखे ही बैठा था कि तभी अचानक से उसे एक छोटे बच्चे की चिल्लाहट सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई है? मुझे तैराकी नहीं आती, बचाओ, कोई है? आ आ आ बचाओ। बलवंत देखता है कि एक छोटा बच्चा पानी में डूब रहा है। बलवंत फौरन पानी में छलांग मारता है और वो तैरकर उस बच्चे को बचा लेता है और नदी के किनारे पर लाता है। तभी वो बच्चा एक देवता में परिवर्तित हो जाता है। ये दृश्य देख बलवंत के होश उड़ जाते हैं और वो एकदम से चकित हो जाता है। देवता जी आप? बलवंत देवता को प्रणाम करता है। आयुष्मान भव। मैं तुम्हारी पीड़ा जानता हूँ बालक, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कितने नेक और ईमानदार हो। तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देवता जी? ये लो, ये एक जादुई बीज है। इसे अपने खेत में बो और रातों रात एक चमत्कार होगा। क्या सच में? हाँ बालक। धन्यवाद देवता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवता बलवंत को जादुई बीज देकर अदृश्य हो जाते हैं। बलवंत घर जाकर उस बीज को जमीन में बोता है और फिर रातों रात ताजे ताजे जादुई टमाटर की खेती होती है। पूरे खेत में कई सारे टमाटर उग चुके होते हैं। बलवंत, राजश्री और दक्ष ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हे भगवान, ये तो कमाल हो गया। पापा चलिए टमाटर को काटकर उसका स्वाद चखते हैं। बलवंत एक टमाटर को काटता है और उसे काटने पर उस टमाटर में से पैसे निकलते हैं। दक्ष और राजश्री भी जब अलग अलग टमाटर को काटते हैं तब उनके भी टमाटर में से पैसे निकलते हैं। अरे ये क्या,
लगता है ये टमाटर कोई मामूली टमाटर नहीं बल्कि जादुई टमाटर है। ये सब कुछ लालू और प्रमोद झाड़ियों के पीछे से छुपकर देख लेते हैं। ये जादू कैसे हुआ? जो भी हो, ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि जादू कैसे हुआ, बल्कि ये सोचने का है कि अब हम इन जादुई टमाटर को कैसे चुराएं। हाँ लालू, एक बार अगर हमने इन्हें चुरा लिया ना, तो बस हमारी तो लॉटरी लग जानी है। उस रात लालू और प्रमोद उन जादुई टमाटर को चुराने आते हैं, लेकिन उन टमाटरों को छूते ही उन दोनों का हाथ जल जाता है। लालू और प्रमोद वहां से भाग जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बर्तन बनाता था। उसका घर जैसे तैसे चल रहा था। एक दिन राजू की पत्नी राजू से कहती है, सुनिए, आप कब तक यही काम करते रहेंगे? आपको पता है ना, इस काम से अब ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, फिर भी आप यही काम कर रहे हैं। विमला, मैं क्या करूं? जो भी बर्तन मिल पाते हैं उन्हें ठीक कर देता हूं। विमला, अब तो किसी के बर्तन अगर खराब हो जाते हैं तो वह नया ले आता है, इसलिए ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। सुनिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, पैसों की समस्या के कारण मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। नहीं विमला, कोई बात नहीं। इतना कहकर राजू और विमला खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह राजू विमला से कहता है, विमला, मैं कोई नया काम देखने बाहर जा रहा हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, देख लीजिए। राजू काम की तलाश में बाहर जाता है। कुछ दूर रास्ते में उसे कुछ आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। तभी राजू देखता है एक बूढ़ी औरत रास्ते के गड्ढे में गिर जाती है। राजू उनके पास जाता है। अरे माँ जी, आप इस गड्ढे में कैसे गिर गईं? राजू उस बूढ़ी औरत को गड्ढे से निकाल लेता है। बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं जा रही थी और इस गड्ढे में गिर गई। अच्छा माँ जी, आप कहाँ जा रही थी? मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा, आप मुझे बताओ। अच्छा बेटा, मेरी छड़ी कहीं खो गई है, तुम उसे ढूंढोगे? और बेटा, जरा ये मेरी थैली पकड़ लो, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। हाँ, मैं अभी देखता हूँ, यहीं कहीं होगी। तब तक आप यहीं बैठो, मैं अभी आया। राजू छड़ी को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे कोई छड़ी नहीं मिलती है। राजू वहाँ जाता है और देखता है। अरे माँ जी कहाँ चली गईं? अभी तो मैं उन्हें यहीं बैठा कर गया था और ये उनका थैला भी मेरे पास रह गया। अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? राजू सोच में पड़ जाता है कि माँ जी कहाँ चली गई हैं। शाम होने लगी है, अब मैं बूढ़ी माँ को कहाँ ढूंढूं? काफ़ी देर भी हो गई है। तभी राजू अपने घर जाने लगता है। घर पहुंचने पर राजू की पत्नी विमला राजू से पूछती है, अरे, आप इतनी देर में आए हैं, लगता है कोई काम मिल गया है आपको? नहीं विमला, कोई काम नहीं मिला है, मैं काम ढूंढने जा ही नहीं सका। क्यों? आप तो कह रहे थे कि काम देखने जा रहे हैं। अरे, ये थैला किसका है? ये तो अपना नहीं है। हाँ विमला, थैला अपना नहीं, एक बूढ़ी माँ जी का है। माँ जी? कौन माँ जी? राजू विमला को रास्ते में हुई सारी बात बताता है। अच्छा विमला, ये लो, ये थैला तुम ले लो और इसे रख देना। अच्छा जी, ठीक है। आपको पता है, मैंने सोचा था कि आज मैं आपके लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, ये सारी चीज़ें बनाऊंगी, लेकिन हमारे नसीब में कहाँ। इतना कहते ही विमला के हाथों में थैली का वजन बढ़ जाता है। अरे सुनिए, इस थैली का वजन अचानक से बढ़ क्यों गया? ये थैली वजन हो गई है, पकड़ो इसे। राजू थैली को पकड़ लेता है और देखता है कि वह थैली खाने से भर गई है। अरे विमला, इस थैली में वो ही खाना है जो तुम अभी बोल रही थी। क्या आप सही कह रहे हैं? ये तो चमत्कार हो गया। विमला, मुझे लगता है ये जादुई थैली है, इसीलिए जो तुमने बोला, ये थैली ने वही भोजन दिया है। चलो एक बार इससे कुछ और मांग कर देखते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। जादुई थैली, मुझे बहुत सारी सब्जियां चाहिए। इतना कहते ही थैले से बहुत सारी सब्जियां निकलने लगती हैं। विमला, देखा तुमने? हाँ, सच में ये तो जादुई थैला है।
मुझे लगता है कि वो माँ जी जानती थी कि हम लोग कितने गरीब हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये जादुई थैला दिया। यह सोचकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।